बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो बैच के अंदर। जीरो टू हीरो बैच के अंदर 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 कवर कर रहे थे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसा हमने पॉलिनोमियल्स के अंदर देखा था। सिमिलर यहाँ पे भी देखेंगे, उसको कवर करेंगे और मूव करेंगे एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं हम लीनियर इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो आज का टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं ताकि समझने में इजी रहे। इसका एग्जांपल लेते हैं, पिछली क्लास से राम का ही एग्जांपल ले लेते हैं। x मल्टीप्लाई 5 प्लस y मल्टीप्लाई 2 is equals to 50। ये एक इक्वेशन है हमारे पास, इसमें दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं। क्या बनेगी ये 5x प्लस 2y बराबर 50। ध्यान से देखेंगे तो इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है सर, इस इक्वेशन में हमें दिख रहे हैं दो वेरिएबल्स x और y और तीन कांस्टेंट 5, 2, 50। तो तो नंबर है, कांस्टेंट चेंज होंगे नहीं, चेंज किया होगा सिर्फ x और y की वैल्यू चेंज होगी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं ax प्लस by इक्वल्स टू c, जहां पे a b c क्या होंगे मेरे कांस्टेंट एंड x और y क्या होंगे मेरे वेरिएबल। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर देखा क्या है, ये हमारे पास एक इक्वेशन थी, इसको हमने लिख दिया प्रॉपर। स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है कि हम उसको प्रॉपर कांस्टेंट्स और वेरिएबल को डिटरमाइन कर सके। तो ax प्लस by जो c ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। कुछ केसेस में आप देखेंगे कि इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैं c को इस तरफ ले आऊंगा तो c मेरा नेगेटिव हो जाएगा, c को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो c मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों केसेस, ये दोनों सिचुएशन सही है, बट एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है इस पर। ठीक है, जनरली हम जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये सबसे इजी तरीका होता है कि ax प्लस by बराबर c करते हैं, बट एनसीईआरटी बुक में क्या गिवन रहता है हमारे पास, ये स्टैंडर्ड फॉर्म मानते हैं वो, तो हम इसमें भी वर्क करेंगे, इस तरह भी वर्क करेंगे। ठीक है, तो बस यही है, कुछ टॉपिक्स थे, छोटे मोटे टॉपिक जिनको कवर करना था एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने से पहले। चलिए मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ, जहाँ पे मोस्टली क्वेश्चंस में हमें पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन बनानी है और उनका स्टैंडर्ड फॉर्म दिखना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। पहला क्वेश्चन, सर आपने एक्सरसाइज के पहले कोई एग्जांपल या फिर कुछ आपने बताया नहीं अभी। देखिए, बेसिकली एग्जांपल्स हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं और उन्हीं सेम एग्जांपल को रिपीट करने से बेटर ऑप्शन है कि हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए सीखेंगे चीज़ों को। ठीक है, जिन्होंने पिछला लेक्चर कवर किया है वो तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने कवर किया था रामू का केस, राम का केस, और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर नहीं हो तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस एज द कॉस्ट ऑफ पेन। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि मेरे पास दो एंटिटी है, एक नोटबुक है, एक पेन है। तो लेट अज्यूम कर लो कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है x, कॉस्ट ऑफ पेन क्या है y। आधी कहानी तो यहीं पे खत्म हो जाती है हमारी, जब हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं या फिर एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं कि कॉस्ट नोटबुक की x थी, पेन की कॉस्ट y थी। अब देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस एज द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, नोटबुक की कॉस्ट ट्वाइस है, दुगनी है, किससे, पेन से। तो मैंने लिखा कि भाई ये मेरी एक नोटबुक और इसकी कॉस्ट ट्वाइस है पेन से। सर 2 कहाँ पे लगा है, ट्वाइस मतलब 2, डबल होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज करता हूं कि नोटबुक को मैंने एन से लिखा, पेन को मैंने पी से लिखा। ठीक है, हमें क्या कहा गया है कि नोटबुक की प्राइस पेन की प्राइस से डबल है, दुगना है। तो अगर पेन की प्राइस मैंने मानी
10 रुपए। तो नोटबुक की प्राइस कितनी हो जाएगी सर? 20 रुपए। समझ में आया आपको? मैंने क्या किया, मैंने माना कि पेन की प्राइस अगर 10 रुपीज है तो नोटबुक की प्राइस क्या है, पेन से डबल है, तो वो कितनी हो जाएगी? 20 रुपीज हो जाएगी। इस सिचुएशन में, इस केस में हमने क्या देखा कि नोटबुक की प्राइस पेन से डबल थी। पेन की प्राइस कितनी थी? 10 रुपीज, और नोटबुक की प्राइस कितनी थी? पेन के डबल। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच कर जाएगी। ध्यान से देखिए आप, इसको मैच कर रही है। इसका मतलब मैं इस 10 रुपीज की जगह पर P लिख सकता था, बिल्कुल लिख सकता था कि N की प्राइस 2P के बराबर है, क्योंकि पेन की प्राइस का डबल है नोटबुक की प्राइस। तो अगर 10 रुपए का एक पेन आ रहा है तो 20 रुपए में एक नोटबुक आएगी, तो 20 रुपए मतलब पेन की प्राइस का डबल। सेम यहाँ पर देखेंगे, हमने x को किसी डिनोट करा है? नोटबुक। x मतलब नोटबुक, y मतलब पेन, ट्वाइस डबल। डबल कहाँ लगेगा? y की साइड लग जाएगा। इजी था, एक एग्जांपल से हमने समझ लिया तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वरना क्या होता है, हम क्वेश्चन ढूंढते रहते हैं कि सर डबल कहाँ लगाए, 2 कहाँ लगाए, 3 कहाँ लगाए। थ्राइस का भी केस आएगा कि सपोज द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज थ्राइस द कॉस्ट ऑफ पेन, तो क्या करेंगे तब? 3 कहाँ लगाए। उस कंफ्यूजन दूर करने का सबसे बेटर तरीका होता है कि आप यहाँ तक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम ट्वाइस की बात करें, थ्राइस की बात करें, तब हम क्या कर रहे हैं? दोनों की क्वांटिटी को सेम बना रहे हैं। नोटबुक बराबर पेन, तो जिसकी वैल्यू छोटी होगी उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तभी दोनों चीजें सेम हो पाएगी। ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास 2 है और मेरे पास 6 है, इन दोनों में छोटा कौन है? इन दोनों में छोटा सा 2 है, तो किस तरफ मल्टीप्लाई करके दोनों बराबर हो जाए? सर मैं 2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 का, दोनों बराबर हो जाएंगे। सेम केस काम करता है हमारे ट्वाइस और थ्राइस के सिस्टम में। जब भी हमारे पास गिवन होता है कि ट्वाइस द प्राइस, थ्राइस द प्राइस, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ इट, 5 टाइम्स ऑफ इट, 6 टाइम्स ऑफ इट, तब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करने में सोचते हैं कि मल्टीप्लाई कहाँ करें, किस साइड करें, लेफ्ट साइड करें कि राइट साइड करें। हमेशा याद रखना, जिसकी प्राइस सबसे कम होगी, जिस साइड पे कम रखा होगा, उसी साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हमने देखा ऑब्वियसली बात है, क्या कहा गया है कि नोटबुक की प्राइस पेन से डबल है। इसका मतलब पेन की प्राइस कम है, नोटबुक की प्राइस ज्यादा है। नोटबुक की प्राइस x थी, पेन की प्राइस y थी, तो हमने y मतलब कम वैल्यू, तो हमने y में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। सर ये तो बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल बिल्कुल है, x और y 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया क्या? नहीं। थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था? सर थोड़ी देर पहले हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या था वो? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, x तो इस तरफ है, y को भी इधर ले आते, तो y उधर से उठ के इधर आएगा तो कितने का हो जाएगा? माइनस का, -2y। तो c तो कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं, जब कुछ नहीं तो क्या लिखते हैं अपन? 0 बराबर 0। तो ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि हमने इसके पहले एग्जांपल सॉल्व किए थे। बस इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे 2 का मल्टीप्लाई किस तरफ करना था। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप दोनों चीजों को सेम बनाएंगे तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन उस साइड कीजिएगा जिस साइड छोटी वैल्यू है। ठीक है, चलिए मूव करते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन ax plus by plus c equals to 0, that is what हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड आइडेंटिफाई वैल्यूज ऑफ a b c इन ईच केस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट पढ़नी नहीं चाहिए, बट जबकि हम सारे के सारे आंसर के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, हमें पता है 2x plus 3y is equals to 9.35, ये तो गिवन है। सबसे पहला, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन तो क्या करना है, हमें हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे तो क्या है? ax plus by plus c बराबर 0। तीनों की तीनों टर्म एक ही तरफ है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है बेचारा, ये तो इस साइड है, राइट हैंड साइड है, इसको ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में। तो 2x plus 3y minus 9.35 बार। बार का मतलब तो आपको पता है, इस बार का मतलब कि 5555 वैल्यू रिपीट हो रही है डेसिमल के बाद, इसलिए हम 5 बार लगा देते हैं। ठीक है, चलिए ये आ गया हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है। कुछ ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x equals to ax, 3y equals to by, minus 9.35 is equals to what? c। तो हम इसमें से a b c फाइंड आउट कर सकते हैं। सर बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। a की वैल्यू 2,
बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू माइनस का 9.35 बार। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। हमें क्या करना है, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लाना है चीजों को। जैसे ही हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, हमें ए बी सी दिखने लग जाएंगे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन की बात करो तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे आप, तो इस क्वेश्चन में दो केसेस बन सकते हैं। सर दो केसेस मैं दिखाता हूँ। हम एक काम करते हैं, हम एक पार्टीशन बना रहे हैं। सबसे पहले पार्टीशन में इजी समझ में आ जाएगा। पहला तो क्या है कि भाई x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 बराबर 0। x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 बराबर 0। इतना तो आप सबको समझ में आ गया, ये सिंपल सी इक्वेशन गिवन थी। इसको ध्यान से देखो, ये मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है। सर कैसे मैच कर रहा है, अगर माइनस माइनस है कोई बात नहीं, इसको लिख दो ऐसा ब्रैकेट के अंदर। सिमिलर इसको लिख दो ऐसा ब्रैकेट के अंदर। कुछ फर्क पड़ेगा नहीं सर, अब तो सेम दिख रहा है हमें, x बाय c। ठीक है, इसको मैं लिखूं प्रॉपर तो x प्लस माइनस 1/5 बाय प्लस माइनस का 10 बराबर 0। देखिए कुछ नहीं है, मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये तो हम पॉलिनोमियल में से भी करते थे, तो हमें आगे लग चुका है अब तक। ठीक है, एक भी समझ में आई आपको क्या करा मैंने, सिंपल जितने भी कांस्टेंट है उनको बाहर लिख दिया है। x का तो 1 था, y बाय 5 लिखे तो माइनस 1/5 लिख दिया है, और 10 नीचे रखा तो माइनस 10 का था। c की वैल्यू a b c निकाल सकते हैं यहाँ पर। ये कितना हो गया 1, b हो गया हमारा माइनस का 1/5 और c हो गया माइनस का 10। ये आ गया हमारा आंसर, बहुत इजीली आ गया, फटाफट आ गया। पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में था, हमने बस उसको माइनस प्लस आइडेंटिफाई किया और डाल दिया। सर फिर दूसरा केस क्यों लिखा आपने? देखिए दूसरा केस ये कहता है, सपोज अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता, क्या होता एलसीएम लेने में, 5x माइनस वाई माइनस 50 अपॉन 5 बराबर 0। एलसीएम लेने में मेरे पास क्या आता, ये आता। अब ये 5 उधर जाता तो क्या हो जाता है 0। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बचती है, 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है 5, b की वैल्यू क्या आ रही है -1 और c की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 50। सर दो वैल्यू कैसे आ सकती है abc की? यहाँ पे abc की वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पे abc की वैल्यू डिफरेंट है। तो ध्यान से देखेंगे, डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम दोनों का रेशियो निकालेंगे तो सब 1:1:1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगर मैं इन सब में 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यही वैल्यूज आएंगी। तो एलसीएम लेने के बाद मेरी ये वैल्यूज आई है, एलसीएम लेने के बाद मेरी ये वैल्यूज आई है। आप दोनों टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड बिल्कुल सही है, दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ध्यान देंगे तो ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, इसमें से ए बी सी फाइंड आउट करना हमारे बाएं हाथ का खेल है। ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू -6। लीजिए सर आपका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। एक और केस हो सकता था इसमें भी, सर क्या, अगर मैं इस पूरे में से माइनस कॉमन निकाल देता तो 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0 बचता, तब ए बी सी का वैल्यू तो सेम रहता, बस साइन चेंज हो जाता। ध्यान से देखेंगे, ए बी सी का वैल्यू सेम है, लेकिन जब मैंने माइनस कॉमन निकाला तो मेरा साइन चेंज हो गया। क्लियर। अब ये बात मैं आपको बता दूं कि ये साइन चेंज होने से, ये हम बार बार दो केसेस निकाल रहे हैं हर बार, इससे हमारे आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके दोनों ABC की वैल्यू सही है। तो जब आप इस इक्वेशन के अंदर किसी भी x की वैल्यू किसी भी y की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर हमें सिमिलर आएगा। ठीक है, ये केस हम समझेंगे एक्सरसाइज 4.2 के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, x इक्वल्स टू 3y। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें दिख रहा है कि x बराबर क्या है 3y है। तो हमने क्या करा, 3y को यहाँ ले आए। क्लियर। सर 0 दिख रहा है तो c ऐड कर दो, आप 0 लिख दो यहाँ पे, कुछ नहीं मतलब 0। सर a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -3, c की वैल्यू हो गई हमारी 0। खत्म हमारा क्वेश्चन।
ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी हमने कन्वर्ट कर लिया हमारे ए बी सी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाती है। सर ये ए बी सी की वैल्यू हम इसमें क्यों निकाल रहे हैं, क्या फायदा है क्या इन चीजों निकालने का? देखिए एज सच तो अभी आपको यूज में नहीं आएगा, बट जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो इन्हीं लीनियर इक्वेशंस की आपको पेयर आ जाएगी। जब यहाँ पे हम एक लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं x प्लस वाई बराबर समथिंग कुछ, वैसे वहां पर दो पेयर आएगी इसके, ठीक है ना, एक होगा x प्लस वाई बराबर 4, दूसरा होगा 2x प्लस 3y बराबर 9, कुछ ऐसी इक्वेशंस आएंगी। और उस केस में तब हमारे ये कोफिशिएंट्स, जनरली वेरिएबल के विषय को कोफिशिएंट कहा जाता है, उस केस में हमारे कांस्टेंट या कोफिशिएंट काम में आते हैं। उस टाइम पे हमारी ये ए बी सी की वैल्यू निकालना फायदेमंद है। अभी हम बेसिक लेवल पे हैं तो हम सिर्फ ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, इनका एप्लीकेशन हमें हमारी नेक्स्ट क्लास में आएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी दे के रखा है, 2x इक्वल्स टू -5y, तो 2x इज इक्वल्स टू -5y, 5 बदल जाएगा तो 2a प्लस का हो जाएगा, c की वैल्यू में कुछ नहीं है मतलब 0, तो a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 5 एंड c की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। खत्म हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, सर 3x + 2 = 0। बहुत इजी है, दिख ही रहा है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। सर दिक्कत वाली बात हो गई, अरे y तो है ही नहीं, कैसे आपने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? देखिए बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, जब भी हमारे पास y नहीं होगा तो मुझे पता है कि y तो एग्जिस्ट करना है, y वेरिएबल, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। y यहाँ पर नहीं लिखा, इसका मतलब ये समझिए कि उसका कांस्टेंट टर्म क्या है, उसका कांस्टेंट टर्म क्या है 0। ये इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पर, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। जब भी हमारे पास इस पूरे के पूरे इक्वेशन में कोई एक टर्म मिसिंग हो, जैसे यहाँ पर x गिवन था, हो सकता है कहीं पर y गिवन हो, x मिसिंग हो, तो जो भी वेरिएबल मिसिंग होगा उसका मल्टीप्लाई 0 के साथ हो रहा है, तभी इसको नहीं लिखा है, क्योंकि इसको लिखने पे क्या मिलेगा मुझे 3x + 0 + 2, और 3x + 0 + 2 क्या बन जाएगा 3x + 2, तो मेरी मेन इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, y की वजह से मेरी मेन इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसीलिए y का कोफिशिएंट क्या है 0। ठीक है, देखिए अब आप इजीली a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। a कितना हो जाएगा 3, b 0 एंड c 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y - 2 = 0 एंड हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है ax + by + c = 0। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि x की वैल्यू थी y नहीं थी, इसका मतलब क्या है y का कोफिशिएंट 0 है। सेम यहाँ पर है y की वैल्यू है x नहीं है, इसका मतलब क्या लिखेंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है 0 है। बाकी सारी चीजें दिख रही है आपको, तो a की वैल्यू कितनी होगी 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। ठीक है, फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं एक्सरसाइज के। 5 = 2x, सर ये तो 5 = 2x लिखा है तो क्या करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा, अगर 5 = 2x लिखा है इसका मतलब क्या हो जाएगा 2x = 5। कोई शक, कोई दिक्कत नहीं? सर बिल्कुल सही लिखा आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर यहाँ पे y नहीं है, इसका मतलब क्या है y का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, 5 उधर था उसको इधर लिया तो माइनस का हो जाएगा। अब लिखिए a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -5। ठीक है, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने देखा कि हम a b c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे लीनियर इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ जाएंगे, इनका एप्लीकेशन क्या था, जनरली हम 10th क्लास में सीखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनके रेशियोज को कंपेयर करके हम चेक कर सकते हैं कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में तो कितने सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, थोड़ा एडवांस टॉपिक है, 10th क्लास में आएगा तब देखेंगे, उसको कवर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.2, जिसमें हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करके दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। बेसिकली मैं समझाऊं तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये डिनोट करता है एक लाइन की इक्वेशन को। सर ये क्या बता दिया आपने, डोंट वरी, आपके नॉलेज के लिए बताया थोड़ा सा कि ये एक लाइन की इक्वेशन है। सिंपल ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये ax + by + c = 0। आने वाले टॉपिक्स में, आने वाले चैप्टर्स में इसको कवर करेंगे आराम से। अभी तक सिर्फ इतना समझ लीजिए कि लाइन की इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। ठीक है,
सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सिंह।